हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। टैलेंट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट लेकर मैं आ गया हूं फिर से आपके पास और अब बारी हो रही है अंतिम प्रहार की। जी हां, अंतिम प्रहार के टॉप 12 क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। अंतिम प्रहार की सीरीज आ गई है। ऑपरेशन प्लानिंग कंट्रोल के सारे वीडियो लगभग बन के तैयार हैं, जल्दी आपकी सेवाओं में वो भी आने वाले हैं। ठीक है, तो टैलेंट मैनेजमेंट की अपनी बात चल रही है ना। तो आप चिंता मत करिए। ऑपरेशन प्लानिंग वाले बच्चों से मैं फिर कह रहा हूं, आपके एग्जाम से पहले अंतिम प्रहार डिटेल वीडियो सब कुछ अपलोड करूंगा एज सून एज पॉसिबल। टैलेंट मैनेजमेंट का थोड़ा सा पहले पेपर है, तो टैलेंट मैनेजमेंट के ऑलरेडी डिटेल वीडियो अपलोड हो चुके हैं, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने अपलोड करे हैं। लेकिन अगर कोई टॉपिक उसमें रह रहा है तो अंतिम प्रहार में मैं उसको कवर अप और भी करवा दूंगा, तो चिंता मत करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। आप सबका साथ देने के लिए, हमारे चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है की प्रोसेस ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इससे बड़ा क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब आप सबको तो पता ही है कि मैं कितने सारे सब्जेक्ट अपन कवर अप करते हैं सर, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, MBA, BBA, BCom, BA, MA, ये 4 के स्पेशलाइजेशन में मैं कवर अप करता ही हूं। ठीक है, हर सब्जेक्ट, हर स्ट्रीम का। इसमें इससे बड़ा क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब कि अगर आपसे सीधा सीधा अगर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मतलब सीधा घुमा के अगर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, केवल सीधा सीधा दे दिया गया कि प्रोसेस ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट, तो यकीन मानिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब यहां पर मैनेजमेंट के ही प्रोसेस हैं। कौन से हैं सर? रिक्रूटमेंट है, ठीक है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, रिटेंशन है एंड प्लानिंग है। ये मैं टैलेंट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं केवल। वैसे तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी आता है, लेकिन जब मैं की प्रोसेस पे जा रहा हूं तो यही 4 पॉइंट इसमें देखने को मिल रहे हैं और चारों की डिटेल लिखनी है। याद रखिएगा, जब की प्रोसेस ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट का क्वेश्चन बैठ गया, और वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मतलब अगर ये क्वेश्चन इकलौता अगर कोई बच्चा कवर अप करता है तो वो एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर वेटेज रखने वाला है दूसरे सब्जेक्ट में अगर ये जाएगा तो इसको डिटेल में समझते हैं। वीडियो लंबा होगा क्योंकि ये 4 क्वेश्चन मैं एक साथ करा रहा हूं, इसलिए मैं पहले ही आपको सारी डिटेल में बात बता देता हूं। ठीक है, पहला आ जाता है अपना प्रोसेस के अंदर रिक्रूटमेंट। अब ये रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस फॉर सर्चिंग द कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्टिमुलेटिंग देम अप्लाई फॉर द जॉब। इतना याद नहीं रखना है, जस्ट याद रखना है कॉल फॉर द जॉब। जॉब के लिए आवाज लगाना कि भैया ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इतने पर्टिकुलर बंदों की रिक्वायरमेंट है, इस पर्टिकुलर पोजीशन में रिक्वायरमेंट है, ये पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट है, ये पर्टिकुलर उनकी सैलरी होने वाली है। यही कहलाता है रिक्रूटमेंट। बात समझ में आ गई ना? रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? जस्ट कॉल फॉर द जॉब, जॉब के लिए आवाज लगाना। अब इसके अंदर ये जो आवाज अपन लगा रहे हैं, कॉल जो अपन कर रहे हैं, उसमें क्या क्या बोलेंगे? उसमें जॉब का टाइटल दिया हुआ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सैलरी दी हुई होती है, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होती है। टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब एलिजिबिलिटी, आपकी कितने एलिजिबल है कि कौन है। अगर आपको यह समझना है कि ये रिक्रूटमेंट क्या है, तो किसी भी सरकारी भर्ती का जो भर्ती का विज्ञापन आता है वही रिक्रूटमेंट के मान लो, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें डिटेल में होती है, डिटेल नोटिफिकेशन। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? अब जब ये बातें अपन को समझ में आएगी तभी समझ में आएगा कि रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट का मतलब सिलेक्शन नहीं है। रिक्रूटमेंट केवल आपको यह बता रहा है कि एक पर्टिकुलर कंपनी में 20 बंदों की रिक्वायरमेंट है, 20 नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है, अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए BCom पास बंदा चाहिए, 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, और 15,000 रुपये उसकी पर मंथ सैलरी होगी।
इस सैलरी का ब्रेकअप भी उसके डिटेल नोटिफिकेशन में होता है कि बेसिक कितना होगा, एचआरए कितना होगा, ओवर टाइम कितना होगा, सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होती है। जब ये कंपनी ने ये सारी डिटेल लिख के दी, यही रिक्रूटमेंट कहलाया। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। देखो इतने परेशान होने वाली बात नहीं है, टॉपिक भले बड़ा हो, अपन को परेशान नहीं होना। अब सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं, मतलब कि मैं रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ कर सकता हूँ। अब सिलेक्शन के भी ये सोर्स हो सकते हैं और रिक्रूटमेंट के भी सोर्स। अब रिक्रूटमेंट में अपन क्या करना है, सिलेक्शन के तो वैसे मेथड होते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट में अपन को कहाँ कहाँ आवाज लगा सकते हैं, कहाँ आवाज लगा सकते हैं। एक घर में, एक बाहर। आवाज घर में ही लगाई जा सकती है और एक बाहर लगाई जा सकती है। तो जब घर में आवाज लगाते हैं, जब विद इन कंपनी हम किसी बंदे को सेलेक्ट करने के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, तो वो इंटरनल होता है। यानी इंटरनल मतलब क्या है, विद इन कंपनी। और एक्सटर्नल का मतलब क्या है, आउटसाइड। ठीक है, तो जब मैं विद इन कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट में नोटिफिकेशन निकालूंगा या किसी बंदे को सेलेक्ट करूंगा, चाहे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, दोनों बातें सिमिलर यहां पर कहलाती है। वैसे रिक्रूटमेंट का मतलब जस्ट कॉल फॉर द जॉब होता है, लेकिन जब हम बुक में जाते हैं तो उसमें रिक्रूटमेंट में अपन कौन सी उसका सिलेक्शन भी कर देते हैं। जैसे कि इंटरनल क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है लोअर एम्प्लॉय को मिडिल मैनेजमेंट में, एक मार्केटिंग के बंदे को प्रोडक्शन में ट्रांसफर किया जा सकता है, ये हो गया ट्रांसफर। मार्केटिंग के सुपरवाइजर को प्रमोट किया जा सकता है, प्रमोशन हो सकता है, डिमोशन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकते हैं। 3 पॉइंट याद हो गए। ठीक है, इंटरनल एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, जैसे पीएनबी बैंकिंग में क्या होता है, इंटरनल एडवर्टीजमेंट होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए। कोई बंदा जो है वो अकाउंटेंट जूनियर करके लगा है, वो पीओ के एग्जाम देके बन सकता है। लैंड पे ली जा सकती, किराए पे ली जा सकती, सर्विस एक्सटेंशन करी जा सकती है। सर्विस एक्सटेंशन का मतलब कि मार्केटिंग वाले को ट्रांसफर नहीं किया, उसको कहा कि कल से प्रोडक्शन भी भैया तुम्हें ही देखना है, वो जाने वाला है छोड़ के। एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रेनीज, एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रेनी यानी कोई बंदा, आप जैसे कि किसी कंपनी में गए, ऐसे आप ट्रेनिंग गए वहां पर, अगर आप वहां पर ट्रेनिंग आपने रिक्रूटमेंट करा खुद का और उसी कंपनी ने कहा कि आपका काम अच्छा है, आप वहीं पे नौकरी कर लीजिए, तो वो क्या हुआ, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हुआ। क्लियर है ना। अब एक्सटर्नल के अंदर अपन क्या करेंगे, एक्सटर्नल में एजेंसीज की हेल्प लेंगे, कैजुअल कॉलर्स जो वहां पर आएंगे, एडवर्टीजमेंट देंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू जाएंगे। इंडिया वाले कहीं और चले गए, फ्रांस चले गए, फ्रांस वाले इंडिया आ गए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के थ्रू, जैसे कि जो कैंपस प्लेसमेंट होता है, एमबीए के स्टूडेंट्स, आप सबका जो कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आता है। लेबर यूनियन की संस्थाएं रहती है या लेबर यूनियन की कुछ ऑफिशियल्स एजेंट्स रहते हैं, वो भी रिक्रूटमेंट देते हैं कि हमको 50 मजदूरों की आवश्यकता है, वो ठेकेदार खुद लेकर आता है, वो वाली बात है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो करंट एम्प्लॉयज है वो बोलता है भैया हमारे साले साहब हैं, इनको नौकरी पे रखो, तो ये रिकमेंडेशन हो गया, है ना। और वेटिंग लिस्ट, ऑलरेडी आपने पिछली बार किसी बंदों को रिक्रूट करा था लेकिन वो वेटिंग में आ पाए, उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया, या वो हमने फाइनली मेरिट में हमने दूसरे बंदों को चूज किया, वो हमें ज्यादा सूटेबल लगा, तो उनकी एक वेटिंग लिस्ट जनरेट होती है, उसके थ्रू भी हम रिक्रूट कर लेते हैं। क्लियर हुआ। अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। इतना सब लिखने के बाद आपसे पूछा जा सकता है, उसी के अंदर की एलिमेंट में पूछता है कि आप हमें बताओ कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा है यहाँ पर, मेरे को इसकी ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी। हाँ, तो थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा सा डल दिखूंगा, चलना थोड़ा एडजस्ट करना है दोस्तों, क्योंकि ये फोटो एडिट होने के बाद में आया था मेरे पास, ठीक है। हमारे टेक्निकल टीम को इसके लिए डांट भी पड़ चुकी है, लेकिन ठीक है, जब चीजें अर्जेंट होती है तो थोड़ी चीजें हम कर लेते हैं, ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। अब सिलेक्शन का प्रोसेस होता है पहला प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, रिसीविंग एप्लीकेशंस, स्क्रीनिंग, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस ग्रुप, मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनल सिलेक्शन। ये तो एक सिंपल प्रोसेस है जो बुक के अंदर दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसको याद करना सिखाने वाला हूं। अब याद करना सिखाने वाला हूं तो उसमें आपको ये बुक की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या है, मैं क्या याद करना सिखाने जा रहा हूं। जब भी सिलेक्शन की प्रोसेस की बात होगी तो बंदे क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने में सबसे पहला क्या होगी, स्क्रूटनिंग होगी। क्या बोलते हैं, स्क्रूटनिंग यानी छटनी। क्या नाम है इसका, स्क्रूटनिंग, ठीक है। स्क्रूटनिंग होने के बाद हम उनका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू लेंगे, पीआई।
प्रीलिमिनरी पर्सनल इंटरव्यू नहीं है अभी, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू जस्ट कॉल आया आपके पास कि सर इस जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपकी एप्लीकेशन आई थी, हमने आपको राउंड के लिए सेलेक्ट करा है, 25 तारीख को इंटरव्यू है, क्या आप अवेलेबल हैं और यहाँ पर आना है, इतनी बजे आना है और रिटर्न टेस्ट हो सकता है, तो ठीक है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होने के बाद बंदा खुद पहुंच जाएगा, रिटर्न टेस्ट हो सकता है, रिटर्न टेस्ट होने के बाद जीडी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन होने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू का राउंड आता है, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू कंप्लीट हो जाए, सेलेक्ट हो जाए, तो उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू सेलेक्ट होने के बाद एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड में आपकी फाइनेंशियल जो भी बात होती है, पैसे कौड़ी की, वो वैसे पर्सनल इंटरव्यू में जुड़ी हुई होती है, लेकिन पॉइंट बढ़ाने के लिए एचआर राउंड अपन लिख सकते हैं। एचआर राउंड के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फिर फाइनल ज्वाइनिंग होती है। अब ये बहुत सी कंपनीज में मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता और बहुत सी कंपनीज में होता है, ठीक है, फाइनल ज्वाइनिंग होती है। तो अब ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है ये रिक्रूटमेंट पे भी डिपेंड करता है किस नेचर का है। जैसे किसी आर्मी में वॉचमैन की नौकरी है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन पहले ही हो जाएगा, मतलब पर्सनल इंटरव्यू से भी पहले उसको मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्लियर है? ये एमबीए के बच्चे रोज डेली रूटीन लाइफ में करते हैं। रिटर्न टेस्ट, जीडी, पीआई, पीआई के बाद में एचआर राउंड, एचआर राउंड के बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनल रिक्रूटमेंट, और यही सारी प्रोसेस इसमें बोला गया। प्रीलिमिनरी कर रहा है, फिर रिसीव कर रहा है, एम्प्लॉय का टेस्ट हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, रेफरेंस चेक, एक रेफरेंस चेक इसमें न्यू पॉइंट डाला है जो हम अपने अकॉर्डिंग एचआर राउंड में ही हो जाता है और पर्सनल इंटरव्यू में भी हो जाता है। रेफरेंस चेक मैंने आपको बताया था रिक्रूटमेंट का एक सोर्स भी है कि आपको रिकमेंडेशन से भेजा जाता है, उसी के अंदर रेफरेंस चेक किया जाता है। रेफरेंस क्यों चेक करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ द लॉयल्टी। बेसिकली सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर रेफरेंस चेक किया जाता है ना, रेफरेंस चेक। और आप जहां पर कैश डिपॉजिट की सर्विसेज होती है, जहां पर थोड़ी सी लायबिलिटी ज्यादा होती है, वहां पर रेफरेंस चेक थोड़ा एक्सटेंसिव किया जाता है। या इसके अलावा अगर बंदे को कोई फॉल्ट लगता है तो रेफरेंस सबका हो सकता है, लेकिन रेफरेंस चेक मेजरली सिक्योरिटीज इंडस्ट्री में किया जाता है, ठीक है। दीज आर द सिलेक्शन प्रोसेस। अभी 2 पॉइंट पढ़े हैं, केवल 3 पॉइंट, रिक्रूटमेंट, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इन तीन में से तीनों अपने आप में अलग अलग क्वेश्चन है। सिलेक्शन की प्रोसेस पूछी जा सकती है, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज पूछे जा सकते हैं, रिक्रूटमेंट का मीनिंग पूछा जा सकता है। लेकिन जब क्री प्रोसेस आ जाए तो तीनों लिखनी है और इसके साथ एचआरपी भी लिखना है। एचआरपी क्या है सर? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस एक तरीके की प्रोसेस है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में अब अपन को क्या याद रखना है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की प्रोसेस है ये 1 by 1 है। मींस कि अगर यहां पर जो फर्स्ट प्रोसेस है वो फर्स्ट ही रहेगी और जो सेकंड है वो सेकंड ही रहेगी, आप इसको बदल नहीं सकते हो। सबसे पहला आपको कभी भी कोई प्लान करते हो तो क्या करना होता है? ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने होते हैं। करते हैं ना अपन ऑब्जेक्टिव डिसाइड। कहीं भी जाना है तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि कहां जाना है, फिर उसके बाद करंट सिचुएशन अपन एनालिसिस करते हैं, ठीक है। फिर गैप का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये 3 उसकी प्रीलिमिनरी स्टेज होती है। बताओ ऐसा ही करते हैं ना? तो यहां भी प्लानिंग के अंदर यही प्रोसेस होती है, कोई इसमें अलग सी प्रोसेस आती नहीं है। सबसे पहला क्या कह रहा है? ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग की ऑब्जेक्टिव फिक्स करो। थोड़ा और लार्ज कर दें, चलो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग की ऑब्जेक्टिव फिक्स करो कि क्यों हमें ऑब्जेक्टिव, क्यों ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग की आवश्यकता है। ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है मेरे को मेरी कंपनी को $50 लाख की कंपनी बनाना हो, $10 लाख की कंपनी बनाना हो। फिर उसमें हम हमारी करंट इन्वेंट्री पावर का मतलब करंट मैन पावर, इन्वेंट्री मतलब करंट अभी हमारे पास कितने एम्प्लॉइज हैं। उसके बाद हम फोरकास्ट करेंगे कि हमको डिमांड मैच करने के लिए कितने एम्प्लॉय की जरूरत होगी। जब ये फोरकास्ट करूंगा तब मेरे को क्या मिल जाएगा? गैप मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही मुझे गैप पता करेगा मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं? प्लान कर सकता हूं। यहां पे जाके प्लान होता है। फिर प्लान करने के बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है और अप्रेजल ऑफ द मैन पावर, और फिर सिमिलर प्रोसेस चलता है। अब यहां पर क्या हुआ है सुनना, मैं फिर से बता देता हूं, ये प्रोसेस याद कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किए, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद मैंने मेरी करंट मैन पावर देखी। करंट मैन पावर देखने के बाद यहां पर एक प्रोसेस इसने बीच में कर दिया है कि फोरकास्ट किया गया सर, ठीक है। फोरकास्ट किया गया कि कितनी फ्यूचर में डिमांड होने वाली है, तो मुझे गैप पता चला। समझ लेते हैं कि मेरे को $10,000 की कंपनी बनना है, ठीक है। करंट मैन पावर मेरे पास 40 एम्प्लॉइज की है, ठीक है। फोरकास्ट किया गया कि अगर ये कंपनी बनना है तो मेरे को 80 एम्प्लॉइज, 80 स्किल्ड वर्कर की जरूरत होगी, ठीक है।
तो अभी कितने हैं 40, तो गैप कितना आया 40। अब ये 40 का फुलफिल करने के लिए मेरे पास ये जो 40 एम्प्लॉइज की मैन पावर है, इसमें अनस्किल्ड भी होंगे, सेमी भी होंगे, और अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड भी होंगे। मान लेते हैं यहां पर स्किल्ड है मेरे पास 20, सेमी है मेरे पास 10 और अनस्किल्ड है 10। ठीक है, अब मेरे को तो यहां पर 40 स्किल्ड मैन पावर चाहिए। गैप इतना हो रहा है, गैप इतना नहीं 40 नंबर में दिख रहा है, लेकिन गैप तो और ज्यादा है क्योंकि मेरे पास केवल 20 स्किल्ड मैन पावर है और 80 चाहिएगी। यहां मैं एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिनको भी नहीं समझ में आ रहा बंधुओं, कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो गैप मैन पावर ऐसा नहीं होता है ह्यूमन रिसोर्स में कि 50 जनों की आवश्यकता है, अभी मेरे पास 20 हैं, 30 और जोड़ दूंगा तो 50 हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं होता ह्यूमन रिसोर्स में। उसमें क्या स्किल्ड अनस्किल्ड, जो जिस स्किल्ड मैन पावर का है, जो जिस स्किल का है उसी की रिक्वायरमेंट होगी। इलेक्ट्रिशियन की जगह इलेक्ट्रिशियन काम करेगा, प्लम्बर की जगह प्लम्बर काम करेगा। 2 प्लम्बर ले आओगे तो इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं होगा, 2 इलेक्ट्रिशियन ले आओगे तो प्लम्बिंग का काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, वही वाली बात है। तो यहां पर क्या है कि जब अपन ने मैन पावर की प्लानिंग कर ली तो मुझे गैप पता चला कि मुझे 40 स्किल्ड नहीं, अब मुझे गैप एक्चुअल में पता चल रहा है कि मेरे पास कितने 60 स्किल्ड की गैप हो गया। अब इसमें मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास ये जो 20 है इनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करा जाएगा और न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, जिससे ये मैं फुलफिल कर सकूं। और इसमें मेरे को रिटेंशन रेशो भी ध्यान रखना है कि कितने बंदे छोड़ के जाने वाले हैं, क्योंकि सब आगे 5 साल अपने साथ कंपनी के साथ रहे जरूरी नहीं है, इसलिए ज्यादा भी करनी पड़ सकती है। इसी को ही सक्सेशन प्लानिंग भी बोला जाता है, इसी को ही मैन पावर प्लानिंग भी बोला जाता है। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, कहाँ गया अपना चार्ट, जब ये मैन पावर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो जाएगा तब अपन क्या करेंगे, फिर मैन पावर की प्लान कर लेंगे, उसको अप्रेजल देना शुरू कर देंगे और अप्रेजल के बाद फीडबैक, और यही क्रम वापस से चलता रहेगा। क्लियर है, इतनी सी बात। ये एचआरपी पे भी यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, इसलिए कह रहा हूं क्वेश्चन काफी बड़ा है। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, रिटेंशन का मतलब कि एम्प्लॉइज को अपनी जॉब के ऊपर सस्टेन रखना और कंपनी से जोड़ के रखना। आज एमबीए के बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या कंपनियों को क्या आती है, एमबीए के बच्चों को नहीं, कंपनीज को क्या आती है, कंपनी को यह आती है कि जो छोटी कंपनियां हैं, मतलब कि जो एमएसएमई है, जो इन बंदों को 15,000 से 20,000 पेमेंट दे पाती है, ज्यादा पेमेंट नहीं दे पाती, वो इन बंदों को तैयार करती है, सिखाती है, पूरा 1 साल 1.5 साल 2 साल पूरी ट्रेनिंग देती है, अच्छे से 2 इयर्स अच्छे से ट्रेनिंग देती है। ठीक है, लेकिन उनके पास फंड कम होने के कारण ये इनको 25,000 से ज्यादा सैलरी ऑफर नहीं कर पाते। जब ये नहीं कर पाते तो ये जो बंदा है वो ट्रेंड हो गया है, इसको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लानिंग एचआर के सारे रूल्स पता है, इसको सैलरी बनाना पता है, इसको वेजेस पता है, इसको सारी चीजें पता है, इसको पीएफ रिटर्न पता है, इसको ईएसआई का रिटर्न पता है, इसको ओवर टाइम की रेट का कैलकुलेशन करना पता है, इसको पॉलिसीज पता है, इसको अपॉइंटमेंट लेटर देना आता है, रिजाइनिंग लेटर देना आता है, ठीक है, फायरिंग लेटर देना आता है, एन नंबर्स ऑफ द एक्टिविटीज एचआर की पूरा कर लेता है। जब 2 साल में ये बंदा ट्रेंड हुआ है, कंपनी में सस्टेन नहीं करता, ग्रोथ के कारण ये कंपनी को क्या कर देता है, लीव कर देता है, लेफ्ट कर देता है। जब ये कंपनी को लेफ्ट करेगा तो क्या कंपनी को प्रॉफिट होगा कि लॉस, कंपनी को लॉस होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के लिए एसेट्स बन गया था। 2 साल कंपनी ने इसके ऊपर ट्रेनिंग डेवलपमेंट पर खर्चा किया, लेकिन ग्रोथ परसेप्शन से छोड़ दिया। तो रिटेंशन इज ए मेजर चैलेंज फॉर द स्मॉल इंडस्ट्री एज वेल एज द लार्ज इंडस्ट्री, क्योंकि अगर वो सीख के अगर आपके कॉम्पिटिटिव फॉर्म में चला गया तो अपने यहाँ, क्योंकि आज ह्यूमन एज ए रिसोर्स हो गया है। ह्यूमन क्या है, जिस कंपनी के पास में आज इन्वेस्टर भी ये चेक करता है कि उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन सा है, उस कंपनी का प्रॉफिट तो है, लेकिन एमडी अगर अच्छा नहीं हुआ तो ये समझा जाता है कि वो कंपनी ज्यादा लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और अगर एमडी अच्छा हुआ, मैनेजिंग डायरेक्टर अच्छा हुआ, सीईओ अच्छा हुआ तो क्या बोला जाएगा, कंपनी के हाई विजन होगा। ठीक है, ठीक है। तो एम्प्लॉय रेसेंट टू द वेरियस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। अब ये रिटेंशन का मतलब क्या है, ऐसी पॉलिसी एंड प्रैक्टिस करी जाए जिससे एम्प्लॉय जो है वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करे। अब ये क्यों करा जाए, इसके मेजर बेनिफिट क्या होते हैं, ये क्वेश्चन के अंदर लास्ट एलिमेंट में अपन को लिखना होता है। क्या होता है, सबसे पहला इसके एम्प्लॉय का रिटेंशन की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है कि एक हायरिंग जो है वो एक डिफिकल्ट एक्टिविटी है। आप रोज रोज हायरिंग नहीं कर सकते हो। कंपनी रोज अगर किसी बंदे को, टेक्निकल टीम को उसको हायरिंग करनी है तो उसको उसका प्रोडक्शन का स्टाफ ले जाना होता है, एचआर का स्टाफ, तो उनकी रेगुलर एक्टिविटी पूरी डिस्टर्ब होती है।
आज एक कंपनी आपके यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए आई, तो उसका एचआर का बंदा, उसका प्रोडक्शन का बंदा उस दिन नौकरी पे नहीं आया, वो वहाँ पर रिक्रूटमेंट करने गया है। अगर ये रेगुलर एक्टिविटीज में होगा तो एक डिफिकल्ट, और एक्चुअल में केवल 10 मिनट्स में जज कर लेना, 20 मिनट्स में जज कर लेना लॉन्ग टर्म सर्वाइव होगा कि नहीं होगा, इट इज टफ टास्क। ठीक है, इन्वेस्टमेंट टू मेक वर्क एम्प्लॉइज टू वर्क रेडी, यानी इन्वेस्टमेंट करना होता है। कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी कितनी भी बड़ी डिग्री लेकर आया, एमबीए करा हुआ, सीए करा हुआ, सीएस करा हुआ, पीएचडी करा हुआ, हर कंपनी में उसकी जो एबीसीडी से ही सारी चीजें स्टार्ट होती है, क्योंकि सबका क्लाइमेट अलग अलग होता है। केवल जो एजुकेशन होता है वो आपको एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ा देता है। जैसे कि कोई 12th पास स्टूडेंट किसी कंपनी में जाएगा तो उसको सीखने में 2 साल लग सकते हैं, लेकिन वहीं बीकॉम वाला जाएगा, है ना, तो उसको हो सकता है 1 साल लगे, और वहीं एमबीए वाला जाएगा तो 6 महीने में कैप्चर कर लेगा। ये आपको एजुकेशन एनहांस करती है, आपकी स्किल हेल्प करने में। ठीक है, यही चीजें होती है, इसीलिए एमबीए की फ्रेशर की सैलरी ज्यादा होती है, वरना बीकॉम की सैलरी ज्यादा रख लेते हैं। कौन सी स्किल है वो सिखा रही है कंपनी, आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये पोटेंशियल एम्प्लॉय बून, ठीक है, एम्प्लॉय पोटेंशियल एम्प्लॉय के लिए अगर वो चला गया हमको छोड़ के तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। कॉम्पिटिटर्स को प्रेफरेंस मिल जाएगा, अगर एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो कॉम्पिटिशन में हमको प्रेफरेंस नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और हर नए इंडिविजुअल को टाइम लगता है एडजस्ट होने में, 6 मंथ्स 1 ईयर एक न्यू इंडिविजुअल को टाइम लगता है, और वो लॉयल्टी नहीं कभी भी जनरेट हो पाएगी अगर कोई नया एम्प्लॉय आएगा। अगर कोई भी नया एम्प्लॉय आता है तो वो कंपनी के लिए लॉस होता है, न कि प्रॉफिट। हाँ, नई थॉट, नई आइडियोलॉजी लेकर आता है, लेकिन उसको टाइम टू एडजस्ट होता है, उसकी कॉस्ट होती है वर्किंग डेवलपमेंट में, हायरिंग इज अ डिफिकल्ट टास्क होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, और एक्यूरेसी कोई फायदेमंद नहीं है, तो कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं। ठीक है, ये सारे के सारे की एलिमेंट्स के क्वेश्चन हैं। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही आया एग्जाम में, तो ये पैरेलल में अपन ने 4 क्वेश्चन निपटाए, ये मान के चलना, लेकिन की एलिमेंट आ गया तो ये सारे लिखने होंगे। तो यहाँ तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, और जल्दी मैं सारे दूसरे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, लेकिन अब इतने बड़े नहीं है, इसलिए ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड वैल्यू। जय हिंद।